तो दोस्तों नमस्कार। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे एक अंतर्देशी पत्र है। और ये पत्र कब लिखा है, किसने लिखा है, किसे लिखा है और इस चिट्ठी में क्या है, अभी हम आपको सब बता रहे हैं। तो पत्र पिताजी के नाम है, मेरे पिताजी के नाम तंसरा के पते पर भेजा गया है। और पत्र मैंने लिखा है भोपाल में नेहरू नगर के पते से। तो इस चिट्ठी को कब लिखा है और इस चिट्ठी में क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आज अपनी कुछ पुरानी फाइलें पलटते समय मुझे ये चिट्ठी मिली है। तो ये चिट्ठी लिखी गई है 18 अक्टूबर 2004 को, जाहिर है भोपाल के पते से। चिट्ठी में लिखा है, आदरणीय पिताजी माताजी, चरण स्पर्श सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। वैसे मुझे ट्रक हादसे की खबर मिली है। ट्रक हादसे को मैंने सिंगल इन्वर्टेड में रखा है, यह तो आप सभी को मालूम होगा। फकीर ने इस बीच 4-6 बार मुझे फोन किया। मुझे अच्छा लगा फकीर से कहना कि मुझे मोबाइल पर खबर दे दिया करें, चाहे पैसे हम उसे दे देंगे। अब तक पिताजी आप ठीक हो गए होंगे, चलने लगे होंगे, ट्रक वगैरह में बैठना नहीं चाहिए। टुकड़े भाऊ की तबीयत कैसी है? सुना है उन्हें ज़्यादा चोट थी। तो ये पत्र इस संदर्भ में लिखा गया है कि एक मामूली हादसे में पिताजी और उनके मित्र टुकड़ा भाऊ घायल हो गए थे, उन्हें चोटें आई थी और इसका समाचार मुझे मिला था। इसी के बाद मैंने ये चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में मैंने आगे लिखा है कि मैंने जॉब स्वदेश न्यूज़पेपर से छोड़ दिया है। तो दोस्तों, जब मैं 5 जुलाई 2004 को भोपाल गया था तो हायर एजुकेशन के पर्पज़ से गया था, लेकिन वहाँ मुझे जॉब करना था। तो पहला जॉब मेरा स्वदेश हिंदी दैनिक न्यूज़पेपर में था। कुछ कारणों से कुछ माह के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने आसपास मैगजीन ज्वाइन की थी। आसपास मैगजीन शब्द शिल्पियों के आसपास पूरा नाम था इसका। और मैगजीन जो है वो श्री राजीव कर राज्य की मैगजीन थी, पड़ाव प्रकाशन की मैगजीन थी, दूसरे संग्रहालय की मैगजीन थी। और आसपास मैगजीन का जो दफ्तर था, ऑफिस था, वो नेहरू नगर में था, राजीव कर राज्य के घर। तो मैंने लिखा है कि आसपास मैगजीन में जा रहा हूँ 23 सितंबर से। रूम हमारा चूनाभट्टी में है। 1 महीने के लिए हम हबीबगंज शिफ्ट हुए थे, मगर महंगा होने के कारण अब नेहरू नगर में ले लिया है। नीतू दीदी के ससुराल के पास में है। यहाँ भी रूम किराया 1000 ही है। उस समय 1000 रूम किराया हमारा था। टिफ़िन चूनाभट्टी वाला बंद कर दिया है। यहीं पर 600 रुपये में अच्छा टिफ़िन मिल गया है। खाना अच्छा है, 6 रोटी सब्जी दाल चावल, संडे को पूड़ी और खीर वगैरह, बीच में भी पूड़ी वगैरह मिलती है। जिस घर में हम रह रहे हैं वह जितेंद्र यानी कि मेरे दोस्त जितेंद्र सूर्यवंशी दोस्त का घर है। उसी की क्लास में पढ़ता है। 3 मंजिल का पक्का मकान है। ये नया घर है, पुराना घर बगल में है। तो जिनके हम रहते थे उनका नाम राजेंद्र नायक था, उनके पिता का नाम कैलाश चंद्र नायक था। उनके घर में आटा चक्की थी और आटा चक्की का नाम नायक आटा चक्की था। तो मैंने लिखा है कि उनका एक बेटा है। आंटी भी बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे से है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बाबूजी, अम्मा जी, दीदी, जिया जी, नीतू दीदी के घर सब पास ही में है, हम लोग मिलते रहते हैं। तो इस चिट्ठी में मैंने अपना नया पता लिखा था, जो कि था एस
211 और मोबाइल नंबर लिखे थे। इसमें लैंडलाइन नंबर ज़्यादा थे, राजेंद्र राज जी का भी लैंडलाइन नंबर था। इसके अलावा राजेंद्र नायक का मोबाइल नंबर था जो एयरटेल का नंबर था। तो ये चिट्ठी पढ़ते हुए मुझे एक तो पिताजी के साथ हुई एक हादसे की याद आ रही है, दूसरी बात एक ये याद आ रही है कि राजेंद्र नायक जी की जब शादी हुई थी इंदौर में, तो उसी सिलसिले में मैं पहली बार इंदौर गया था, बारात गए थे हम लोग। उसके बाद से मैं इंदौर नहीं गया हूँ। तो दोस्तों ये चिट्ठी मैंने आप लोगों के साथ साझा की। तो उस समय पत्र, पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र का ज़माना हुआ करता था और संवाद के लिए चिट्ठी ही एकमात्र सहारा हुआ करती थी। अगर विस्तृत आपको लिखना है, क्योंकि मोबाइल टेलीफोन उस समय महंगे थे, तो संभव नहीं था कि सारी बातें आप मोबाइल पे। ये दूसरी चिट्ठी है, इसमें क्या कुछ खास लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो पहली चिट्ठी ये भी पिताजी के नाम है, माताजी के नाम है। आदरणीय पिताजी और माताजी, चरण स्पर्श। पहली चिट्ठी तो इसी में ख़त्म हो गई कि मैं अच्छे से हूँ। कई बार पुराने जब पत्र हम लिखते थे तो ऐसा लगता था कि हम पत्र में सब कुछ लिख दे रहे हैं, लेकिन पूरी चिट्ठी ख़त्म हो जाती थी और पता लगता है कि हम एक दूसरे का हालचाल ही ले रहे हैं, अपने बारे में सुखद समाचार बता रहे हैं और चिट्ठी समाप्त हो जाती है। उसी का मैंने जिक्र किया है, इसलिए दूसरी चिट्ठी लिख रहा हूँ। बहुत दिनों से लिखी भी नहीं थी, तो मैं जो लिखने जा रहा हूँ वह हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बचपन से आप लोगों ने मुझे देखा है, मेरा स्वभाव जानते हैं। मेरे विचार घर के लोगों तक ही सीमित रहे तो अच्छा है, बाहर फैलाने का कोई तुक नहीं है। अब रोचक है ये चिट्ठी, आप मेरे चेहरे पर मुस्कान देख रहे होंगे कि कुछ खास है इस चिट्ठी में, लेकिन अब चूँकि एक लंबा अरसा बीत चुका है, 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो मैं इस चिट्ठी को सार्वजनिक कर रहा हूँ। देखते हैं कि इस चिट्ठी में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं बात विवाह शादी की कर रहा हूँ, करने का अवसर था नहीं ये बात, मगर फिर भी कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि कहीं आप कोई बड़ा सपना ना संजो ले। पहली बात, मैं अरेंज मैरिज में पैसा बर्बाद करने के पक्ष में नहीं हूँ। दूसरी बात, अरेंज मैरिज में लड़की जीवन साथी कैसा मिलेगा इस बात में मुझे संदेह है, इसलिए अव्वल तो मैं वरीयता दूंगा इस बात को कि लड़की से पूर्व परिचित हो, एक दूसरे को जानने समझने और फिर फैसला ले तो अच्छा है। लड़की किचन टाइप नहीं होनी चाहिए, मतलब केवल चूल्हा चौका वाली नहीं, वह भी कमाए जरूरी है और ये संभव हो। कठिन है, इसलिए बहुत धूमधाम से शादी करेंगे वाला सपना ना देखें। ये मैंने अपने विचार, अपना ज्ञान भेजा था लिखकर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत सोच समझकर कोई फैसला लूँगा, आप लोगों का दिल नहीं दुखाऊंगा। अभी तो मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि शादी जैसे मसले पर सोचूं, ना तो अभी तक कोई लड़की मेरे जीवन में आई है, कोई आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। इस चिट्ठी के संदर्भ में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य कह सकते हैं, एक सपना कह सकते हैं, वो ये था कि जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तो मैंने ये सोच रखा था कि मैं अरेंज मैरिज में ना जाके अपने पसंद से लड़की अपने जीवन के लिए चुनूँगा। तो उसी का मैंने जिक्र किया है, लेकिन मैंने ये भी लिखा है कि इस बारे में अपने परिवार से, अपने माता पिता से सब कुछ मैं साफ साफ बताऊंगा। और ये चिट्ठी जब मैंने लिखी है 2004 में, उस समय तक मेरे जीवन में
हो सकता है कि एक दो लड़कियां आई हो, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा है कि मैं मान रहा हूँ कि वो मेरे जीवन में आ चुकी है। तो उस समय तक ऐसा था नहीं, तो मैंने लिखा था कि ना तो अभी तक कोई लड़की मेरे जीवन में आई है, कोई आएगी तो ज़रूर मैं बताऊंगा। जब तक आर्थिक रूप से सक्षम ना हो जाए इस विषय पर सोचा भी नहीं जा सकता। नागपुर वाला एग्ज़ाम मैं इस बार भी दे रहा हूँ, मतलब मैं नेट एग्ज़ाम की बात कर रहा था। वहाँ भोपाल में भी मैंने 26 दिसंबर को नेट का एग्ज़ाम दिया था। भोपाल में भी मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद इग्नो का क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स कर रहा था, उसके पेपर भी मैंने दिए। तो यही अच्छा है, कौन जाए नागपुर एग्ज़ाम देने। मैंने लिखा है कि भोपाल में ही मैं नेट के एग्ज़ाम दूंगा। तो अभी शायद बहुत कुछ लिखना शेष है, इसलिए एक और चिट्ठी। गुड्डू, तो मेरे बचपन का नाम, घर का नाम गुड्डू है। तो इस तरह ये दूसरी चिट्ठी समाप्त होती है। अब उत्सुकता इस बात की है कि मैं तीसरी चिट्ठी में क्या लिख रहा हूँ। तो तीसरी चिट्ठी को भी ज़रूर आप देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। ये एक ही दिन में लिखी गई 3 चिट्ठियाँ हैं। 18 अक्टूबर 2004 भोपाल से, अंतर्देशीय पत्र। और ये तीसरी चिट्ठी है। आप देखिए कि कहने के लिए कितना कुछ होता है इंसान के पास, एक चिट्ठी में भी वो समाता नहीं है। तो मैंने तीसरी चिट्ठी लिखी थी आदरणीय भैया और भाभी जी के नाम। तो मैं लिखता हूँ, भाभी जी क्या हो रहा है? सोनू को सुना था कामठी भेज दिया था आपने। कामठी यानी सोनू के मामा का घर। नहीं भेजना चाहिए था, पप्पू बन जाएगा। एक डायलॉग हो गया, एक पप्पू जो नाम है वो एक तरह से बदनाम हो गया है। तो हमारे परिवार में एक हमारे भांजे का नाम पप्पू है, और पप्पू बन जाएगा का किस्सा भी मैं बताऊंगा कि आके वो क्या है। दरअसल जब पप्पू छोटा था तो उसे उसके पापा जी अपने दादाजी के घर भेज देते थे रजाड़ा में, और बहुत छोटा था तब से बचपन से रह रहा है। तो उसकी बहुत सारी यादें है कि बचपन से ही आप अपने बच्चों को कहीं पर भी भेज देते हो, दादा दादी के घर, नाना नानी के घर, जबकि वो उम्र होती है माता पिता के साथ रहने की। तो मैंने लिखा है कि पप्पू बन जाएगा। सोच लो, खुद जाओ तो साथ लेके जाओ, अकेले नहीं भेजना चाहिए। विशु कैसा है? विशाल के लिए अभी विशाल कैमरे पर है, विशाल डोंगरे मेरा भतीजा। तो मैंने लिखा है कि विशु कैसा है? अब तो बड़ा हो गया होगा। सोनू अब भी परेशान करता है उसे। भाभी जी आप पर बहुत जिम्मेदारी है, दोनों चुनमुन को संभालने की, दोनों बच्चों को, घर को संभालने की। अपना भी ख्याल रखना। भैया आप कभी कभी फ़ोन कर लिया करो जब गांव में जाओ, और सबका ख्याल रखिए। उस समय हमारे गांव में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, और ज़्यादातर लोग वहीं से कॉल करते थे, और हमारे भी कॉल वहीं पहुंचते थे। फिर भाई के लिए लिखा है मैंने, अनुज रामधन के लिए, खेत में काम करो, खूब काम करो, मगर अपने हुनर को खोना नहीं। इलेक्ट्रिशियन का काम जारी रखो साइड बिजनेस के रूप में। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो खुल के माँ से, भाऊ से यानी पिताजी से, भाभी जी से बताओ। इतना ज़्यादा परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी किसे नहीं है। फिर खुद समझदार हो, कभी मुझे फ़ोन करना, चिट्ठी लिखना, बताना अपने गांव की मड़ई कब है। ये मड़ई मेला होता है गांव में, यहाँ छिंदवाड़ा के लगभग सभी गांव में, और ये दीपावली के समय होता है। अब माँ के लिए मैं लिखता हूँ कि माँ मैं बहुत अच्छा हूँ, दीदी के घर के पास हूँ, कभी कभी जाता रहता हूँ। कभी छिंदवाड़ा जाना हो तो मौसी या मामा के घर से मुझे फ़ोन करना। उस समय सभी के घर में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, हमारे मौसी के घर, मामा जी के घर। तो मैंने लिखा है माँ से कि आप जाओगे तो मुझे फ़ोन करना। उस समय तक मैंने एक पुराना मोबाइल संभवतः ले लिया था, पैनासोनिक का, या मेरे दोस्तों के पास मोबाइल थे। दीपावली वगैरह में आ तो सकता हूँ, पर सोचूंगा। आने जाने में परेशानी है,
पैसा और समय भी बर्बाद होता है। अब तुम लोग चाहते हैं तो आ जाऊंगा, ऑन कर देना सबका गुड्डू। और इसमें मैंने अपना पता लिखा है, ऑफिस का टाइम लिखा है कि मेरे ऑफिस का टाइम दोपहर 12 से 5 बजे तक है। तो दोस्तों ये थी तीसरी मेरी चिट्ठी जो भोपाल से लिखी गई थी। और आपको चिट्ठी कैसी लगी, क्या आपकी भी चिट्ठी को लेकर कुछ यादें हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।